तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल शॉर्ट नोट फॉर यू में। आज हम करने वाले यूनिट 3 स्टार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो चलो बात करते हैं पहले सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम जब भी हम बनाते हैं उससे पहले हम एक प्लान बनाते हैं और एक तरीके का ब्लूप्रिंट बनाते हैं जो हेल्प करता है हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम को ईजिली बनने में। तो चलो देखते हैं, टू लेवल होते हैं इसके, एक सिस्टम डिज़ाइन होता है, एक डिटेल डिज़ाइन होता है। तो सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है? इट फोकसिंग ऑन डिजाइनिंग द हाई लेवल स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। एंड डिटेल डिज़ाइन होता है, इट डील्स डीपर इनटू द सिस्टम डिज़ाइन बाय स्पेसिफाइंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ ईच मॉड्यूल। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं दोनों के, तो सिस्टम डिज़ाइन अगर आपको एक वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें जो आप वेबसाइट में चीज़ें डिफाइन करते हो, सेक्शन हाई लेवल कंटेंट आप जो डिफाइन करते हो, उसमें से एक होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका आ जाएगा सिस्टम डिज़ाइन में, क्योंकि वो हाई लेवल डिज़ाइन है। अब उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका कैसे इन्फॉर्मेशन डालोगे और वो कैसे वैलिडेट होगी, तो वो आएगा आपके डिटेल डिज़ाइन में। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका आएगा डिटेल डिज़ाइन में। तो बात करें हमारे डिज़ाइन फ्रेमवर्क की, तो डिज़ाइन फ्रेमवर्क क्या होता है? डिज़ाइन फ्रेमवर्क इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दैट गाइडलाइंस एंड पैटर्न फॉर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ये एक तरीके आपकी अप्रोच होती है जो बताती है कि हमारा जो डिज़ाइन होने चाहिए वो किस टाइप में होना चाहिए। तो इंश्योर करती है कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो बात करें चलो इसके फेजेस की। फेजेस में पहला आता है हमारे इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या क्या है। फिर हम सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उन्हें गैदर करते हैं अलग अलग सोर्सेज से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम इंटरव्यूज़, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ये सब भी कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद आता है एनालाइज द रिक्वायरमेंट डाटा। जो भी हमने रिक्वायरमेंट हमने गैदर करी है उसे हम एनालाइज करते हैं कि उसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी वगैरह तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हम उसका हाई लेवल डिज़ाइन बनाते हैं। पहले आप बड़ा लेवल हाई लेवल डिज़ाइन बनाओगे तभी तो उसके अंदर के आप डीपर डिज़ाइन बनाओगे, तो उसका हाई लेवल डिज़ाइन बनाते हैं। साथ साथ हमारे ये दो मॉड्यूल से कनेक्ट रहता है। जो एक मॉड्यूल है वैलिडेट द डिज़ाइन अंगेज द रिक्वायरमेंट। तो हम हर फेज में ये देखते रहते हैं कि हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो हमारे जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से बन रहा है नहीं, इस फेज़ में हो चाहे इस फेज़ में हो, हम उसे चेक करते रहेंगे। और ऑब्टेन आंसर टू द रिक्वायरमेंट क्वेश्चन। जो भी हमारा प्रोग्रामर है उसे हाई लेवल डिज़ाइन में और कोई रिक्वायरमेंट के प्रति अगर उसे समझ नहीं आ रही तो उसे कोई क्वेश्चनिंग करनी है और वो क्वेश्चनिंग कर सकता है स्टेक होल्डर से और वो उन्हें आंसर देंगे। ये हर फेज से आपके कनेक्ट रहते हैं। फिर क्या होगा, जब हमारा फाइनल डिज़ाइन बन जाएगा तो उस फाइनल डिज़ाइन को हम रिफाइन कर देंगे और डॉक्यूमेंट डिज़ाइन बना देंगे, और जो इसके बाद हमारा डिज़ाइन है कंप्लीट हो जाएगा। तो यही हमारा डिज़ाइन फ्रेमवर्क। होप आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा तेज़ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये यूनिट थोड़ी काफ़ी लंबी है। इस यूनिट में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है और आपका कल एग्ज़ाम भी है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, और आपको मैं अच्छा समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, पर मैं ज़्यादा धीरे भी नहीं पढ़ाऊँगा। तो चलो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डिज़ाइन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ डिज़ाइन क्या होता है? अ गुड डिज़ाइन इज़ द की टू सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। जितना अच्छा हमारा डिज़ाइन होगा उतना ज़्यादा चांस है कि जो हमारा प्रोडक्ट बने वो बिल्कुल सक्सेसफुल बने। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड डिज़ाइन, जो हमारा गुड डिज़ाइन है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? करेक्टनेस, अ गुड डिज़ाइन शुड करेक्टली इंप्लीमेंट द फंक्शनैलिटी आइडेंटिफाई इन एसआरएस डॉक्यूमेंट। जो हमारे गुड डिज़ाइन है, जो भी हमारी फंक्शनैलिटी हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट में बताई थी, उन फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करे करेक्ट वे में। और सेकेंड है अंडरस्टैंडेबिलिटी, अ गुड डिज़ाइन शुड बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल। जो भी हमारा डिज़ाइन है वो प्रोग्रामर जब उसे कोड करेंगे तो उन्हें ईजिली अंडरस्टैंडेबल, ईजिली समझ आना चाहिए कि डाटा का फ्लो कहाँ से कहाँ है, क्या मॉड्यूल कब बनाना है, किससे उनको इंटरेक्ट करना है, क्या प्रायोरिटाइज करना है। बात करें नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी क्या है? शुड बी एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड रिसोर्स के बेस पे, कि हमारा जो परफॉर्मेंस है उसकी एफिशिएंट परफॉर्मेंस होगी, यानी कि टाइम कम ले और रिसोर्स हमारा इफेक्टिवली यूटिलाइज करे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, इसे अच्छा एफिशिएंसी बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं गुड डाटा बेस स्कीमा। जैसे कि उसमें अगर हम इंडेक्सिंग अच्छे से करेंगे, प्रॉपर हमारा डाटा को हम मेंटेन करेंगे, तो ईजिली होगा कि हम उसमें से रिट्राइव कर सके इंडेक्सिंग के बेस में डाटा, और वो टाइम कंज्यूमिंग भी कम होगा। तो बात करें नेक्स्ट है मेंटेनेबिलिटी, इट शुड बी इजी टू चेंज। अगर आगे हमें फ्यूचर में उसे डाटा डिज़ाइन को हमें चेंज करना है तो हम उसे इजीली चेंज कर ले। ये नहीं कि हम अगर उस डिज़ाइन को चेंज करने बैठे तो पूरा डिज़ाइन हमारा बिगड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इजीली चेंजेबल होना चाहिए।
तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, पहले तो हमने पढ़ लिया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ रोड मैप और प्लान दैट आउटलाइंस द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। चलो इसे थोड़ा अगर आपको मैं रियल टाइम एग्जांपल में समझाऊँ, आर्किटेक्चर डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में आखिर हमारा फ़र्क क्या होता है। जो भी अगर आप एक होम बनवा रहे हो, तो जो आपका घर बन रहा है, जो भी आपके घर में जो भी काम हो रहा है, पूरा जो घर का स्ट्रक्चर है वो आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में आता है। और कैसे उस घर के जो भी आपका स्ट्रक्चर और कैसे उसकी रूम डिज़ाइन करने हैं, उस घर के कैसे आपको रूम बाथरूम डिज़ाइन करने हैं, वो आता है आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो इसे आप सॉफ्टवेयर की भाषा में समझो तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसके साथ डाटाबेस कैसे कनेक्ट है, क्या यूज़र इंटरफेस है, सारा मिला के जो आता है वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है। तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ रोड मैप और प्लान दैट आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। इन एक एग्जांपल देता हूँ चलो आपको इन सॉफ्टवेयर के टर्म में। इन वेब एप्लीकेशन द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में इंक्लूड कंपोनेंट्स सच एज यूजर इंटरफेस, सर्वर साइड लॉजिक, डाटाबेस एंड हाउ दे इंटरेक्ट एंड वर्क टुगेदर टू डिलीवर द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी। तो ये सब मिलके आपका बनाते हैं एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की भी हम वैसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन देख लेते हैं। वैसे कोई सिलेबस में था नहीं, पर मेरे को लगा बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, इसलिए डेफिनेशन में लाया हूँ। Architectural design establish the overall structure and component of a software system, while software design deals with the detailed implementation of each component। ये जो सारे component इसके अंदर सारे आ जाते हैं, पर जो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है कि उन हर component को कैसे डिज़ाइन करता है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में आता है विद इन दैट स्ट्रक्चर। तो अब बात करें हमारे कौन कौन से आर्किटेक्चरल डिज़ाइन यूज़ होते हैं कॉमनली, जैसे कि पहला आपका डाटा सेंट्रिक आर्किटेक्चर। तो इसमें बस हमारा क्या आता है, डाटा सेंट्रिक आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो हमारा डेटाबेस है वो यहाँ पे डायरेक्ट और इससे अलग अलग सॉफ्टवेयर हमारे एक्सेस कर रहे हैं जो इसके अंदर का डेटा है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि ये इसका डाटा देख लेगा, इसका डाटा, ऐसा कुछ नहीं होता। इनमें एनकैप्सुलेशन बहुत सारी प्राइवेसी पॉलिसी लगती है यहाँ पे कि ये अपना डाटा फैच करेगा, पहले उसे वैलिडेट करेगा, वेरीफाई करेगा, तभी वो उसे अपना डाटा देगा। तो इसका एडवांटेज क्या है देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। डाटा सेंट्रिक आर्किटेक्चर प्रमोट इंटीग्रेबिलिटी। ये इंटीग्रेबिलिटी प्रमोट करता है, कैसे एग्जिस्टिंग कंपोनेंट कैन बी चेंज। जो भी इसके अंदर कंपोनेंट है वो डायरेक्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट करता है या ऐड कर सकता है विदाउट एनी कंसर्न, बिना किसी चिंता कि कोई इंटरफेरेंस नहीं है कि डाटा पहले यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, नहीं, डायरेक्ट डाटाबेस से कॉन्टैक्ट करा, भाई ऐड कर दे, डिलीट कर दे, डायरेक्ट करता है। आगे आपको और समझ आएगा इसका मतलब। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्किटेक्चर की। नेक्स्ट आर्किटेक्चर हमारा डेटा फ्लो आर्किटेक्चर। डेटा फ्लो आर्किटेक्चर में क्या होता है, डेटा इज प्रोसेस फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर इन अ कंट्रोल्ड मैनर। जो हमारा डेटा है ना वो फ्लो तो होता है, पर अलग अलग मॉड्यूल से होके हुए जाता है हमारा डेटा। हर मॉड्यूल पे अपना अपना, हर मॉड्यूल का अपना अपना काम है। अगर हम बात करें डेटा सेंट्रिक आर्किटेक्चर में, इसमें ये अगर हमारा डाटा स्टोर अगर हमारा यही फेल हो गया ना तो हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर अलग अलग मॉड्यूल से होते हुए जाता है, प्रोसेस अलग अलग मॉड्यूल में होता है। तो एंश्योर दैट डाटा फ्लो स्मूथली बिटवीन द कंपोनेंट एंड अंडरगोज नेसेसरी प्रोसेसिंग। हर मॉड्यूल में उसकी कोई प्रोसेसिंग होती है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ ना कुछ हर मॉड्यूल वर्क करता है। तो अगर इसमें मैं डायग्राम बताऊं तो ये फिल्टर है, हर फिल्टर से होता हुआ जाएगा और ये पाइप है जिनसे डाटा का फ्लो होता है। इसमें जो अगर कंसर्न हो गए वो आपको बस हर मॉड्यूल्स में कंसर्न करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपको अगर आपका इस मॉड्यूल से यहाँ आ गया तो आपको बस इसी मॉड्यूल की चिंता करनी है, यहाँ से पास हो गया तो आपको ये नहीं कि पूरे का आप उसमें तो पूरे शुरू से लेके एंड तक पूरे डाटाबेस की चिंता रहती है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, पर इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ी इसमें फ्रीडम कम होती है। तो बात करें नेक्स्ट आर्किटेक्चर की। नेक्स्ट आर्किटेक्चर है हमारा लेयर्ड आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, इसके अगर आपको मैं पहले डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ फिर इसके आपको मतलब बताता हूँ। तो डेफिनेशन इसकी है, ये है, लेयर्ड आर्किटेक्चर डिवाइड अ सिस्टम इनटू डिस्टिंक्ट लेयर। सिस्टम को अलग अलग लेयर में डिवाइड कर देता है, ईच विथ इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच लेयर के पास अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैसिलिटिंग मॉड्यूल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। हर लेयर आपकी एक तरीके से मॉड्यूल की तरह काम करती है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आप डाटा फ्लो की तरह लिख सकते हो। बस इसमें क्या होता है, आपके लेयर्स में होते हैं और हर लेयर्स में कुछ ना कुछ कंपोनेंट होते हैं जो भी वर्क करते हैं। तो पहला अगर हम देखें यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस आपकी लेयर होती है हैंडल यूज़र इंटरेक्शन एंड डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी कि जो भी यूज़र का इंटरेक्शन है उसे, यूज़र अगर आपको कोई इनपुट दे रहा है तो उसे ले और कोरस्पॉन्डिंग उसकी जो डिटेल है वो डिस्प्ले करे।
एप्लीकेशन क्या होती है, इम्प्लीमेंट कोड लॉजिक और प्रोसेस डाटा, ये रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी हमारा डाटा आएगा वो उसे प्रोसेस करने के लिए। अगर इन्होंने कुछ सम का प्रोग्राम लिखा है, इन्होंने कहा सम करके दो, तो अगर सम हमारा सम का फंक्शन जो भी हमारा डाटाबेस से आएगा तो उसे प्रोसेस करेगा और यहाँ पे वो सम दिखा देगा। नेक्स्ट है हमारी यूटिलिटी लेयर। यूटिलिटी लेयर क्या होती है, प्रोवाइड कॉमन फंक्शन एंड सर्विसेज। अगर उसे जो भी हमारा प्रोसेस कर रहा है डाटा, उसे कोई ना कोई सर्विसेज की अगर रिक्वायरमेंट है, कोई ना कोई लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, वो तो हमारी यूटिलिटी लेयर प्रोवाइड करेगी। लास्ट आती है कोड लेयर। कोड लेयर होती है आपकी फॉर्म द फाउंडेशनल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल टू इंटरेक्ट विद डाटाबेस। एक तरीके से बैकबोन होती है हमारी जो कोड लेयर होती है, और ये डाटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये जो छोटे छोटे आपको कंपोनेंट्स बना देने हैं सब में। तो बात करें हमारा नेक्स्ट आता है हमारा लो लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन में आपका आएगा पहले मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है, मॉड्यूलराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू सेपरेट मॉड्यूल्स एंड सेल्फ कंटेन्ड मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स। तो जो सिस्टम है उसे हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। ईच मॉड्यूल परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और फंक्शनैलिटी। हर मॉड्यूल का अपना अपना कोई टास्क होता है और कुछ ना कुछ वो फंक्शन परफॉर्म करता है। मेकिंग द सिस्टम ईजियर टू अंडरस्टैंड, मेंटेन एंड मॉडिफाई। तो हमारा जो सिस्टम है उसे हम ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए और उसे ईजिली मेंटेन कर पाए। अगर हम रेदर देन एक ही कोड एक जगह लिखने से अच्छा है हम अलग अलग मॉड्यूल में सिमिलर टाइप ऑफ कोड हम अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर दें, जिससे हम उन्हें मेंटेन भी अच्छे से कर पाए और अंडरस्टैंड तो ईजिली हो गई। और अगर हमें मॉडिफाई करना है तो एक मॉड्यूल में मॉडिफाई करना है तो दूसरे मॉड्यूल अफेक्ट नहीं होंगे, ईजिली एक मॉड्यूल में हम मॉडिफाई कर देंगे। तो नेक्स्ट आता है प्रमोट रीयूजिबिलिटी एंड हेल्प मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका फ़ायदा ये है कि रीयूजिबिलिटी ये प्रमोट करता है कि एक मॉड्यूल हम दूसरे सिस्टम में भी उस मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। और मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है क्योंकि हमने प्रोग्राम को अपने मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया है। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल कपलिंग। कपलिंग क्या होता है, कपलिंग इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल। जो आपकी ये कपलिंग है जो मेजर करती है कि आपके जो मॉड्यूल है उनके बीच में क्या डिपेंडेंस है। और सबसे बेस्ट आपकी कपलिंग वही होगी जब आपके मॉड्यूल के बीच में कोई डिपेंडेंस नहीं होगी, क्योंकि आपके मॉड्यूल अगर मॉड्यूल्स आपके अलग अलग काम करेंगे, कोई किसी पर डिपेंड नहीं होगा, तो सबसे बेस्ट कपलिंग वही होगी। अगर मैं आपको एग्जांपल, चलो ये वाला एग्जांपल मैं अभी आपको आगे दूंगा, तो नो डिपेंडेंसीज को हम ऐसे शो करेंगे। थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी है, लूजली कपल्ड, तो ऐसे शो करेंगे। हाईली कपल्ड है तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में, तो हम ऐसे शो करेंगे। आगे आपको और अच्छे से समझ आएगा। अ गुड डिज़ाइन विल हैव लो कपलिंग। वो गुड डिज़ाइन वो सबसे बेटर होगा जिसमें कपलिंग कम से कम होगी। अगर एक मॉड्यूल है उसका दूसरे मॉड्यूल से रिलेशन बहुत ही कम हो या डिपेंड ना करे वो उस पर। तो टाइप ऑफ कपलिंग समझते हैं क्या होती है। तो टाइप ऑफ कपलिंग मैंने सीरीज में लिखी है। तो टाइप ऑफ कपलिंग होती है पहले डाटा कपलिंग। डाटा कपलिंग क्या होती है, मॉड्यूल ए एंड बी कम्युनिकेट बाय पासिंग डाटा ओनली। एक मॉड्यूल दूसरे, मान लो मैंने ए और बी एग्जाम्पल लिया है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से सिर्फ डाटा पास करके ही कम्युनिकेट कर सकता है। ये सबसे आपकी बेस्ट कपलिंग होती है क्योंकि इसमें डिपेंडेंस बिल्कुल भी नहीं होती है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका एडिट स्टूडेंट रिकॉर्ड और रिट्राइव स्टूडेंट रिकॉर्ड। आपको क्या करना है, जो अपना स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उसे रिट्राइव करना है इस मॉड्यूल से। तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजेगा जो कि डाटा भेजेगा, और ये आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो जैसे डाटा कपलिंग है कि डाटा भेज के ये कम्युनिकेट करेंगे। तो इसने डाटा भेजा, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट की ईमेल, फिर उस कोरिस्पॉन्डिंग उस स्टूडेंट के कोरिस्पॉन्डिंग इसने डिटेल निकाली और उसे एडिट करा। पर इस वाले में देखो आप, इसमें भी आपके ये डाटा कपलिंग के एग्जांपल है दोनों। इसमें क्या करा, इसने सिर्फ स्टूडेंट आईडी भेजी और इसने निकाला उस स्टूडेंट आईडी के कोरिस्पॉन्डिंग डिटेल और भेज दिया। क्यों, इसमें स्टूडेंट आईडी आपकी हमेशा यूनिक होती है। तो जो काम हमारा एक डाटा से चल सकता है तो हम इतने सारे डाटा क्यों भेजें। तो इसलिए टाइट कपलिंग है और ये थोड़ा पुअर डिज़ाइन में आएगा। और ये आपकी लूज कपलिंग है क्योंकि हमने सिर्फ स्टूडेंट आईडी भेजा और स्टूडेंट आईडी हमेशा यूनिक होती है, इसलिए गुड डिज़ाइन में आएगा। तो ये आपका डाटा कपलिंग का एग्जाम्पल। तो बात करें हमारे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है हमारा स्टैम्प कपलिंग। ये मैंने ऐसे सीरीज में लिखा है, इसका मतलब डाटा कपलिंग सबसे बेस्ट है। उसके
बाद स्टेम और उसके बाद जो आ रहे हैं ऐसे बैच से रोज तक जा रहे हैं ये। तो स्टेम कपलिंग में क्या होता है, मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी रिलाई ऑन लार्ज डाटा स्ट्रक्चर। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, वो एक डाटा स्ट्रक्चर के बेस में कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, लाइक अ फाइल और डेटाबेस टेबल। वो डाटा स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, फाइल हो सकती है, डेटाबेस टेबल हो सकता है, टू कम्युनिकेट ईच अदर। इट कैन मेक द सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेस फ्लेक्सिबल। अब वो मॉड्यूल एक डायरेक्ट मॉड्यूल बी को ये नहीं भेज रहा डाटा, वो पहले कहेगा कि डाटाबेस को कि भाई डाटाबेस पे जाएगा, फिर वो डाटाबेस पे रीड या राइट परफॉर्मेंस करेगा, फिर वो मॉड्यूल बी देखेगा वहाँ पे, फिर मॉड्यूल बी से वो आपका कम्युनिकेट करेगा। इट कैन मेक द सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेस फ्लेक्सिबल। इतना जो डायरेक्ट काम हो सकता है उसे हम इतना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और फ्लेक्सिबल हमारा ऑब्वियस है सिस्टम लेस फ्लेक्सिबल होगा। एज चेंज इन डाटा स्ट्रक्चर कैन अफेक्ट मल्टीपल कंपोनेंट। हल्का सा भी अगर हमारे डाटा स्ट्रक्चर में चेंज आया तो दोनों मॉड्यूल्स को अफेक्ट कर सकता है। तो बात करें हमारी नेक्स्ट कपलिंग की। नेक्स्ट कपलिंग है हमारी कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग रिफर टू टाइप ऑफ कपलिंग इन सॉफ्टवेयर वेयर वन कंट्रोल द बिहेवियर और एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ एन अदर कंपोनेंट। एक मॉड्यूल जो है वो आपका जो दूसरा मॉड्यूल है उसका जो बिहेवियर है कंट्रोल करेगा। अब मैं आपको अगर रियल टाइम एग्जांपल दूं तो आपका एक फ्रेंड है, उसकी कोई क्रश है, और जो आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, आप उसे कह रहे हो जा भाई प्रपोज कर दे, ये कर दे, वो जाएगा और चाटा खा के आ जाएगा। तो उसे अपनी सुननी चाहिए थी, उसने आपकी सुनी और चाटा खा लिया। तो ऐसा नहीं करना, अपने दिल की सुनो, किसी की मत सुनो। तो इट हैपन व्हेन अ कंपोनेंट डायरेक्ट और इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ अनदर कंपोनेंट। वही बात होगी कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट का डिसीजन ले रहा है, कि एक मॉड्यूल में हमारा डिसीजन लिखा है दूसरे मॉड्यूल का, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चेंज इन वन कंपोनेंट रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन अनदर कंपोनेंट। अगर हमारा दूसरे मॉड्यूल को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा था, जो हमारा दूसरा मॉड्यूल था वो इसकी डिसीजन मेकिंग में डिपेंड था, अगर उसमें हल्का सा भी चेंज हुआ तो इसके डिसीजन मेकिंग के कोड में हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो बात करें हमारी एक्सटर्नल कपलिंग की, तो एक्सटर्नल कपलिंग में आता है ए एंड बी रिलाई ऑन एक्सटर्नल एंटिटी टू कम्युनिकेट। एक्सटर्नल सर्वर डिवाइसेस ओएस, मतलब जो दो मॉड्यूल है वो अलग एक्सटर्नल एंटिटी पे रिलाई होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, अगर आपको आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करना है तो आप रिलाई होगे इंटरनेट पे और वाईफाई पे। तो ये इंटरनेट और वाईफाई आपके एक एक्सटर्नल एंटिटी की तरह काम करेंगे। बात करें हमारी फिफ्थ की, तो फिफ्थ है हमारी कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग में क्या होता है, मल्टीपल मॉड्यूल शेयर कॉमन ग्लोबल डेटा। बहुत सारे मॉड्यूल्स आपके एक कॉमन ग्लोबल डेटा को यूज़ करते हैं, और चेंज इन डाटा अफेक्ट ऑल मॉड्यूल। अगर उसी डाटा में आपको कुछ भी चेंज हुआ ना तो पूरे मॉड्यूल्स को अफेक्ट कर सकता है। हाई इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल्स। अब एक ही डाटा पे वो डिपेंड कर रहे हैं तो उनके बीच में डिपेंडेंस भी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए बेकार ऊपर से लेके सारी आपकी बेकार होती जा रही है कपलिंग्स। अब बात करें सबसे बेकार कपलिंग की, जो कि है कंटेंट कपलिंग, रोस्ट कपलिंग। इसमें क्या होता है, मॉड्यूल ए डिपेंड ऑन इंटरनल डिटेल और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अनदर मॉड्यूल। ये क्या है कि एक मॉड्यूल आपका दूसरे मॉड्यूल की इंटरनल डिटेल पे डिपेंड कर रहा है कि उसका फंक्शन क्या है, वो उस पर मॉड्यूल उसके फंक्शन से जो भी वो वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा मॉड्यूल ए। चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वन मॉड्यूल में रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन अनदर मॉड्यूल। अगर उस जो डिपेंड कर रहा है वो अगर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो इस मॉड्यूल का भी चेंज मॉडिफिकेशन की रिक्वायर्ड होगी जो उस पर डिपेंड है। तो ये सबसे आपकी बेकार कपलिंग आती है, रोस्ट कपलिंग। अब बात करें कोहेजन। कोहेजन में एक बार को कपलिंग तो लोग समझ लेते हैं, लेकिन कोहेजन को समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो हर कोहेजन के मैं एग्जाम्पल अच्छे लाया हूँ जिससे आपको समझने में ईजी हो। तो बात करें कोहेजन क्या होता है, डिग्री टू विच एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल एंड फंक्शनैलिटी आर रिलेटेड। तो ये सिंपली आपको ये बताता है जो मॉड्यूल के अंदर के हमारे एलिमेंट है वो आपस में कितना रिलेट कर रहे हैं, वो बेस्ट कोहेजन होगा जिसमें हमारे जो मॉड्यूल के अंदर के जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा रिलेट करे, क्योंकि एक मॉड्यूल हमारा कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट होता है। और कपलिंग में हम देखते हैं कि मॉड्यूल एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, तो वो बेस्ट कपलिंग होती है। लेकिन कोहेजन में ये होता है जो बेस्ट हमारे एलिमेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो कोहेजन वो होगा। डिग्री टू विच एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल आर फंक्शनैलिटी रिलेटेड। तो कोहेजन अच्छा तब होगा जब हमारे जो एलिमेंट है वो रिलेट करे एक दूसरे से, जो भी हमारे मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी है वो एक दूसरे से रिलेट करे। तो पहले बात करें हमारा फंक्शनल कोहेजन। फंक्शनल कोहेजन क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है हमारा एन एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल वर्क टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक फंक्शन। जो हमारे मॉड्यूल के एलिमेंट्स है वो एक साथ काम करे एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने में। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है, पाई रेडियस वर्क टुगेदर टू अचीव द फंक्शन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सर्कल। पाई
और उस मॉड्यूल में आपका पाई है, रेडियस है। जब आप इन्हें ये सारे वर्क एक साथ करेंगे तभी आपका जो फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो एरिया ऑफ सर्कल। अब बात करें हमारी नेक्स्ट कोहेजन की। नेक्स्ट कोहेजन है हमारा सिक्वेंशियल कोहेजन। सिक्वेंशियल कोहेजन क्या होता है? एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल आर एग्जीक्यूटिंग इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। जो हमारे एलिमेंट है ना वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में हमारे एग्जीक्यूट होते हैं और ईच एलिमेंट डिपेंड ऑन प्रीवियस एलिमेंट। जब तक पहला एलिमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल दो, अगर आपको रीड डेटा करना है तो रीड डेटा आपने करा, पहले डेटा को आपने फेच करा, फिर उसे आपने प्रोसेस करा और फिर आपने डाटा को फिर राइट करा। ये आपके सिक्वेंशियल कोहेजन में आएगा। कम्युनिकेशनल कोहेजन क्या होता है? एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक कम्युनिकेशन रिलेटेड टास्क को करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप मेल सेंड कर रहे हो तो आपके अटैचमेंट, बॉडी, ईमेल एड्रेस, ये सब रिक्वायर्ड है किसी ईमेल सेंड करने के लिए। तो बात करें हमारा नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसीजरल कोहेजन। प्रोसीजरल कोहेजन रिफर टू ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट विद इन अ मॉड्यूल बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन दे परफॉर्म। तो जो हमारे एलिमेंट है, हमारे जो फंक्शन है मॉड्यूल्स के अंदर, वो एक प्रोसीजरल वे में आपके एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कि अगर हमें ऑथेंटिकेशन करना है तो पहले आपको ऑथेंटिकेशन करने के लिए पहले आपको यूज़र नेम चाहिए, फिर पासवर्ड चाहिए, और अगर वो आपका वैलिड हो जाएगा तो फिर तब जाके आपको ग्रैंट एक्सेस मिलेगा। आपको डायरेक्ट ग्रैंट एक्सेस नहीं मिलेगा, कुछ आपको प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब अगला आता है हमारा टेम्पोरल कोहेजन। तो टेम्पोरल कोहेजन में क्या होता है? एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल रिलेट टू स्पेसिफिक टाइम पीरियड और इवेंट। जो एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल्स है, हमारे मॉड्यूल्स के जो एलिमेंट है वो कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रिलेट करते हैं जब हमें कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, फिर वो आपस से उनका कोई मतलब नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो रिलेट करते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारे लॉजिकल कोहेजन। लॉजिकल कोहेजन होता है ग्रुपिंग एलिमेंट इन अ मॉड्यूल बेस्ड ऑन देयर लॉजिकल सिमिलरिटी एंड फंक्शन। उनकी लॉजिकल सिमिलरिटी एंड फंक्शनैलिटी के बेस पर हम उन्हें ग्रुप करते हैं। तो बात करें हमारे सेवंथ की। सेवंथ आता है हमारा कोइंसिडेंटल। ये सबसे रोस्ट होता है। कोइंसिडेंटल क्या होता है? एलिमेंट इन मॉड्यूल आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। जो मॉड्यूल के अंदर एलिमेंट है वो एक दूसरे से किसी हद से रिलेट नहीं कर रहे। दे कोइंसिडेंटली प्लेस विद इन द सेम मॉड्यूल। गलती से उन्हें एक मॉड्यूल में उन्हें प्लेस कर दिया गया है। जैसे कि आपके मॉड्यूल में एक फंक्शन है शॉर्ट का, एक फंक्शन है कैलकुलेट सम का, तो ये एक दूसरे से कोई रिलेट ही नहीं कर रहे। शॉर्ट आपके शॉर्टिंग करेगा, कैलकुलेट सम आपका कैलकुलेट सम करेगा। तो कायदे से इन्हें अलग अलग मॉड्यूल में होना चाहिए। मॉड्यूल अच्छा वही होता है जिसमें जो सारे फंक्शन है वो एक दूसरे से रिलेट करे, और वही सबसे बेस्ट मॉड्यूल होता है आपका। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है? हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन मेथड दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट मॉड्यूल दैट वेक अप अ सिस्टम। एक तरीके से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का ये मेथड होता है। अगर इसके बात करें कंपोनेंट्स की, ये कैसे कैसे बनता है, तो पहला हमारा जो कंपोनेंट आता है मॉड्यूल, जिसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल में। ये मॉड्यूल के अंदर हमारी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती है और मॉड्यूल हमारा कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब बात करें हमारा नेक्स्ट हमारा कंडीशनल कॉल। ये तब आता है काम जब हमारा एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड होता है किसी कंडीशनल की वजह से, तो वो तब हम डिनोट करते हैं ये कंडीशनल कॉल। और नेक्स्ट आता है हमारा लूप। जब हमें लूप डिनोट करना होता है मॉड्यूल में तो हम ऐसे शो करते हैं। और बात करें हमारा नेक्स्ट हमारा डाटा फ्लो जो हम दिखाते हैं वो एरो से ऐसे फ्लो दिखाते हैं, और कंट्रोल फ्लो में बस जो सर्कल है इसे हम डार्क कर देते हैं। तो चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल इसके नेट में मिल जाएगी। अगर आपको और डिटेल में एग्जाम्पल समझने हैं तो कर लेना। शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैंने इसमें बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल को समझते हैं। पहले जो हमारा एम्प्लॉय डिटेल्स है, जो हमें क्या करना है, जो एम्प्लॉय डिटेल्स है उनसे हमें जो एम्प्लॉय का नाम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एम्प्लॉय डिटेल है वो हमारी एम्प्लॉय आईडी भेजेगा फाइंड एम्प्लॉय नेम मॉड्यूल को। ये हमारा जो मॉड्यूल है ये हमारा काम करेगा नेम निकालने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। पर जब वो आईडी आएगी तो ये वैलिडेट करेगा, पहले कंट्रोल फ्लो जो होता है हमारा कंट्रोल फ्लो वैलिडेट करेगा एम्प्लॉय आईडी वैलिडेट। जैसे हमारी एम्प्लॉय आईडी वैलिडेट हो जाएगी तो ये उसके कोरस्पॉन्डिंग नेम फैच करके दे देगा। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड इज अ सिंप्लीफाइड एंड ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ कोड। इसे आप एक तरीके से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। इट इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज और एंड
सिंपल सिंटैक्स टू आउटलाइन द लॉजिक एंड स्टेप ऑफ अ प्रोग्राम। तो मेरे को इतना तो गारंटीड है कि आपको सूडो कोड और फ्लो चार्ट आपने बचपन से पढ़ते ही आए हो। आप जब से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तब से आपने इन्हें कितनी बार देख लिया होगा। फ्लो चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इलुस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप और एक्शन इन अ प्रोसेस ऑफ एल्गोरिथम। आपको याद होगा कि इसमें पहले स्टार्ट होता था कंडीशन के लिए, इसमें ऐसे बनाते थे, कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ जाओ, फॉल्स है तो यहाँ जाओ, एंड ऐसे कुछ ऐसे ऐसे प्रोसेस होते थे आपके फ्लो चार्ट में। मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया ये, क्योंकि आपको पता होगा। एक एग्जांपल आप अपना नेट से देख लेना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी हमारा अभी तो 60 to 70% हमारा यूनिट अभी कंप्लीट हुई है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको मैं भेज दूं, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप स्टे ट्यून, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको पता चल जाए जैसे ही मैं अपलोड करूं। आज रात तक मैं कोशिश करूंगा यूनिट 5 तक अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा, नहीं तो 4 तक देखते हैं अगर हो जाता है। और अगर आपको नोट्स चाहिए वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय, ऑल द बेस्ट।